नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 26वीं क्लास करेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, जो कि 1928 में आती है। इसी के साथ हम जानेंगे कि जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट का क्यों विरोध किया था। इसके पश्चात जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया था। ये 14 सूत्री मांगें क्या थी, इनमें मुस्लिमों के लिए किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, साथ ही मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा में लेकर आरक्षण को लेकर विवाद क्या था, इस सब के बारे में भी जानेंगे। और अंत में हम लाहौर अधिवेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें कांग्रेस अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वराज घोषित करती है और रावी नदी के तट पर जो तिरंगा फहराया जाता है, इसके बारे में भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम नेहरू रिपोर्ट को समझ लेते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो देखिए, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, आपको पिछली कक्षा में बताया था मैंने साइमन कमीशन के बारे में, तो भारत की जितनी भी पार्टीज़ थी उन्होंने बहिष्कार का निर्णय लिया था, मतलब इसका सपोर्ट नहीं किया था और साइमन गो बैक के नारे, इस तरीके के नारे लगाए थे। तो इसी क्रम में भारत सचिव जो होता है उस टाइम, लॉर्ड बर्किनहेड, इसने भारतीयों को एक चुनौती दी कि अगर आप इतने ही सक्षम हो, इतनी ही आप में बौद्धिक क्षमता है, तो आप एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाओ जिससे कि आपके सभी राजनीतिक दल एवं जितनी भी हमारे देश में राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो सब इस संविधान से सहमत हों। इसी क्रम में भारत के जो नेता थे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने फरवरी 1928 में एक दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न विचारधारा के लोग एवं विभिन्न पार्टियां भाग लेती हैं, जिनमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है संविधान निर्माण की योजना को लेकर। उसके बाद अगला जो सर्वदलीय सम्मेलन होता है वो 1928 में मुंबई में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बम्बई में। और उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर अंसारी। बम्बई में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर अंसारी। इसी अधिवेशन में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि एक समिति का गठन किया गया था इसी चुनौती को लेकर कि संविधान के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया। और उस समिति के अध्यक्ष को किसे बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को, मतलब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। समिति में अन्य सदस्यों के रूप में देखें तो तेज बहादुर सप्रू, जयकर, सुभाष चंद्र बोस भी इस समिति में शामिल थे। समिति में 2 अन्य सदस्य भी थे, जिनमें मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो लोग, वो थे इमाम व शोएब कुरैशी। देखिए, पहले कौन थे? इमाम और शोएब कुरैशी, ये दोनों लोग मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे थे इस समिति में। इस समिति का कार्य क्या था? कार्य ये था कि भारतीय संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना। उसके पश्चात कुछ समय बाद ये जो समिति होती है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 28 अगस्त 1928 को। इसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आपने बैकग्राउंड समझ लिया नेहरू रिपोर्ट का। और कब प्रस्तुत की जाती है ये? तो 28 अगस्त 1928 को। ये जो समिति बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनी थी। तो नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? इन्होंने जो बनाई थी इसको, तो इसकी सिफारिश ये थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस से आशय ये है, जैसे आज हम जो हैं इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया किसी अदर कंट्री का हिस्सा नहीं है, अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है, ये हम किसी का पार्ट नहीं है। बट डोमिनियन स्टेटस में क्या कहा गया था कि भारत में संस्थाएं जो होंगी, केंद्र में या राज्य में जो भी विधानमंडल वगैरह होंगे, उसमें निर्वाचित सरकारें भी होंगी, भारत के लोग होंगे, लेकिन भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस का वो यही है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्से के रूप में कार्य करेगा, उसके एक अंश के रूप में कार्य करेगा। यही है हमारा डोमिनियन स्टेटस। साथ ही जैसे कि रक्षा संबंधी मामले एवं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, ये सारी भी ब्रिटिश के अधीन रहेगी, उसके संरक्षण में कार्य करेगी। तो आपने डोमिनियन स्टेटस का अर्थ समझ लिया। साथ ही नेहरू रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें क्या थीं? तो वो चाहते थे कि देखिए, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए।
और वो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की जाए, मतलब एक उच्च सदन एवं निम्न सदन इस प्रकार की व्यवस्था हो। साथ ही जो केंद्रीय सदन है मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है वो सदन के प्रति उत्तरदायी हो। सभी वयस्कों को मताधिकार देने की बात की और महिलाओं को समान अधिकार देने की बात इसमें की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है। शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा? संघीय आधार पर। और केंद्र और प्रांतों के बीच में जो भी पावर्स का डिवीज़न होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, वो किसके आधार पर होगा? संघीय आधार पर। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपी जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी जाएंगी। अब जिन्ना जो बात कह रहे थे 11 सूत्री मांगों, उन्होंने क्या कहा था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को दी जाएं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं। और इसी रिपोर्ट में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल की स्थिति होगी वो संवैधानिक मुखिया की रहेगी। और डोमिनियन स्टेटस जब प्राप्त हो जाएगा हमें, दर्जा डोमिनियन स्टेटस का, उसके बाद सिंध और मुंबई, ठीक है, सिंध को जो है मुंबई से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाएगा। विदेशी मामले एवं सुरक्षा जो होगी भारत की, वो ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन रखी जाएगी। और भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, एक तो डोमिनियन स्टेटस वाली और दूसरी ये पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ था उसकी बजाय यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मतलब उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करने की बात की थी नेहरू रिपोर्ट में। और सारा विवाद जो होता है हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग के बीच में एवं जिन्ना जब बीच में आते हैं तो सब विवाद यहीं से खड़ा होता है। क्योंकि पहले तो एक तरीके से कहते हैं ना, किसी को रसगुल्ला दे दिया उसके बाद छीनना, तो वो है कि वहाँ विवाद उत्पन्न होगा। तो यही चीज़ थी यहाँ विवाद उत्पन्न होने की, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे। इस रिपोर्ट को लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, तो इस नेहरू रिपोर्ट को सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। किंतु कोलकाता में फिर से एक बार सर्वदलीय सम्मेलन होता है जिसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और सिख लीग, इन्होंने अपनी आपत्तियां व्यक्त की। अब वो आपत्तियां क्या थी वो समझ लेते हैं। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा के बीच में क्या आपत्तियां थी इसे जान लेते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, आपको बताया था मैंने कि मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल को जो मांग की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था। मतलब मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल को हटाने की बात की गई। इसी क्रम में विभिन्न विवाद उत्पन्न होने लगे। अब यहाँ पर हम मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल के इस टर्म को समझ लेते हैं। तो पृथक निर्वाचन से और आरक्षण से क्या क्या आशय है, तो पृथक निर्वाचक मंडल में क्या अर्थ है और आरक्षण का क्या अर्थ है, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, पृथक निर्वाचन में क्या होता है कि जो प्रत्याशी होता है इलेक्शन में, जो वोट मतलब जो इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, वो भी मुस्लिम होगा। इसमें व्यवस्था ये थी पृथक निर्वाचन में। और जो मतदाता होगा, जो वोट देगा, वो भी मुस्लिम होंगे। मतलब वोट देने वाले भी मुस्लिम एवं प्रत्याशी भी मुस्लिम। ये था पृथक निर्वाचन। वहीं आरक्षण क्या कहता है कि जो प्रत्याशी होगा, जो चुनाव लड़ेगा, वो होगा आरक्षित समुदाय का व्यक्ति। ठीक है, जिस जाति के लिए आरक्षण घोषित किया गया है उसी समुदाय का वो व्यक्ति होगा। जबकि वोट देने वाले सभी होंगे, मतलब सभी वर्ग वोट दे सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आरक्षण किया गया है वही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आपने पृथक निर्वाचक को समझ लिया। और 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है दिल्ली में। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या होता है कि मुस्लिम लीग ने 4 मांगों को, जो प्रस्तावित संविधान है उसमें सम्मिलित किए जाने की मांग की। अब ये 4 मांगें कौन सी हैं, तो देखिए, इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हों। दूसरी मांग इनकी ये थी कि पंजाब और बंगाल के जो विधानमंडल हैं उनमें जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाएं। तीसरा ये कि सिंध एवं बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए।
ये थी मुस्लिम लीग की कुछ मांगें। वहीं हिंदू महासभा ने इन सभी मुस्लिम लीग की मांगों को विरोध किया था, मतलब इन मांगों का विरोध किया था, क्योंकि महासभा का मानना था कि इन मांगों से जो नवीन प्रांत गठित होंगे उनमें मुसलमानों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो जाएगा और वहाँ हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे। हिंदू महासभा ने सभी के लिए समान व्यवस्था की मांग की थी और दोनों पक्ष जब अपनी मांगों को लेकर अड़ गए, मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा, तो एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई सभी के बीच में। गांधी एवं नेहरू जो भी थे, जितने भी बड़े नेता थे, असमंजस की स्थिति इसलिए थी कि अगर हम हिंदू महासभा की बात मानते हैं तो मुस्लिम पक्ष बुरा मानेगा, अगर मुस्लिम पक्ष की बात मानते हैं तो हिंदू महासभा को हाथ से गंवा देंगे। इसी क्रम में एक बीच का रास्ता अख्तियार किया गया, जिसमें क्या प्रावधान जोड़े गए थे बीच के रास्ते में, तो ये था कि संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था अपना लेंगे, किंतु मुसलमानों के लिए सीटें उन्हीं जगह पर, मतलब उन्हीं स्थानों पर आरक्षित की जाएंगी जिस जगह वे अल्पमत में हैं, बहुत कम संख्या में हैं, और डोमिनियन स्टेटस का जब दर्जा मिल जाएगा उसके बाद ही सिंध को बम्बई से पृथक किया जाएगा। ये एक बीच का रास्ता बनाया गया था, किंतु जिन्ना इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कुछ अपने सुधार प्रस्तुत किए। तो देखिए 14 सूत्री मांगे ये नहीं, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे। तो सितंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कोलकाता में फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। किसके लिए? नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए। आप देखिए इन डेटों को याद मत कीजिए ज़्यादा, जो भी सम्मेलन के लिए बुलाई जा रही हैं, सम्मेलन जो जिस डेट को बुलाए जा रहे हैं उन डेटों को इतना याद मत कीजिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, बस कहानी समझिए है क्या। तो सितंबर 1928 में इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए इस रिपोर्ट के लिए। उन्होंने क्या कहा कि जो केंद्रीय विधानमंडल है वहाँ पर 1/3 स्थान, मतलब 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं। साथ ही पंजाब एवं बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाएं? प्रांतों को। अब यहाँ जिन्ना क्या कह रहे हैं कि जो भी शक्तियों का विभाजन हुआ है केंद्र एवं प्रांतों के बीच में, उसमें जो शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को प्रांतों को दिया जाए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित की जाएंगी। अब जिन्ना के ये जो प्रस्ताव थे इस सम्मेलन में ठुकरा दिए गए। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि मुस्लिम लीग इस सम्मेलन से अलग हो जाती है और मार्च 1919 में जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांगों को पेश करते हैं। अब ये 14 सूत्री मांगें क्या हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। जिन्ना चाहते थे कि संविधान जो हो वो परिसंघात्मक हो एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को मिलें। मतलब परिसंघात्मक का मतलब ये है कि वो प्रांतों को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करना चाह रहे थे जिन्ना। वहीं केंद्रीय विधानमंडल राज्यों की सहमति के बिना, मतलब जो केंद्र में विधानमंडल है वो बिना राज्यों की सहमति के संशोधन नहीं कर सकता है संविधान में, इस तरीके की सिफारिश की। साथ ही जितनी भी नौकरी हैं, सेवाएं हैं, उनमें मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। पृथक निर्वाचक व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए और केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 आरक्षण और प्रांतीय विधानमंडल में भी वो 1/3 आरक्षण की बात करते हैं। प्रत्येक प्रांत को समान स्वायत्तता एवं देश के सभी विधानमंडलों एवं सभी प्रांतों की अन्य जो निर्वाचित संस्थाएं हैं उनमें अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण प्रदान किया जाए। साथ ही सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार, शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए और भविष्य में किसी भी प्रदेश के गठन या विभाजन जब भी होता है तो उस समय बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। ये मांगे किसकी थी? जिन्ना की। साथ ही उन्होंने मांग की कि सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए और किसी संप्रदाय के सदस्यों द्वारा, अगर 3/4 सदस्य हैं किसी संप्रदाय में, उन्होंने किसी विधेयक का विरोध किया है, कितने ने? 3/4 सदस्यों ने, तो उस विधेयक को विधानमंडल या फिर जो भी निर्वाचन संस्थाएं हैं उनसे पारित न किया जाए और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार लागू किए जाएं। उन्होंने यह भी मांग की कि मुस्लिम संस्कृति, धर्म, व्यक्तिगत विधि एवं धर्मार्थ संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी प्रांतीय विधानमंडलों में
1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हों। तो देखिए, प्रांतों में एवं केंद्र में दोनों जगह ये 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करवाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की जो मतलब आलोचना की थी वो सिर्फ इसने मुस्लिम लीग ने ही नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। ये नेता भी मुस्लिम लीग से असंतुष्ट थे। अब असंतुष्ट होने का कारण क्या था? कारण ये था कि ये दोनों नेता जो थे डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। मतलब ये कह रहे थे कि हमें किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें एक पूर्णतः आज़ादी चाहिए। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया। एक तरह से एक बात कही गई कि अगर आप 30 दिसंबर 1929 तक, मतलब ये डेट फिक्स कर दी गई कि इस डेट तक आप अगर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित कर देगी। मतलब फिर हम पूर्ण स्वराज से कम नहीं मानेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया जाएगा। इस तरीके की बात की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। वायसराय इरविन ने इन सभी बातों को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात गांधी जी ने क्या किया? जन आंदोलन चलाने का निश्चय किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं अंत में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था और नेहरू के अध्यक्षीय भाषण में, जो इस अधिवेशन में नेहरू ने अध्यक्षीय भाषण दिया था, उसमें हमें समाजवादी विचारधारा देखने को मिलती है। उन्होंने कई सारे समाजवाद के समर्थन में विचार दिए थे और इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन इसी लाहौर अधिवेशन में किया गया। इसके बाद से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और जब हमारा देश आज़ाद हो गया एवं संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लाहौर अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे जिन्हें देखते हैं। देखिए, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, साथ ही गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का डिसीजन लिया गया और नेहरू रिपोर्ट को इसमें निरस्त घोषित कर दिया। नेहरू रिपोर्ट को क्यों निरस्त घोषित कर दिया? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जबकि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट निरस्त हो गई। वहीं इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तो आप अगली क्लास में आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे और यहाँ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, जिसमें हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के बीच विवाद क्या था और पृथक निर्वाचन एवं आरक्षण के बीच में भी थोड़ा बहुत अंतर समझ लिया और हमने लाहौर अधिवेशन भी समझ चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए रोज़ एक नई क्लास लाते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।